आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी। सेफ्टी कहाँ से चालू यस होता सर। है? कहाँ से चालू होता है सेफ्टी, बोलिए। अपना घर से चालू हो जाता है, ठीक है। यस सर। यस सर। जब घर से सो के उठोगे तब से सेफ्टी चालू होगा, जब सोने के लिए जाओगे तब तक सेफ्टी रहेगा। इवन सोने का टाइम में भी सेफ्टी है। तो सेफ्टी डिफरेंट तरह का होता है कि नहीं? तो सेफली यस। काम करेंगे तभी हाँ सर। सही सलामत यस रहेंगे। अनसेफ काम करेंगे तो क्या होगा, बताइए। क्या हो हैजार्ड सकता होगा सर। है? हजार्ड होने से क्या होगा? किस टाइप ऑफ सर हजार्ड्स? हैजार्ड सर हम लोग को किस टाइप नुकसान होगा सर। नुकसान इलेक्ट्रिकल होगा? हजार्ड होता प्रॉपर्टी का है, हो जाता है। नुकसान होगा, जान का नुकसान होगा। सर बॉडी का भी होगा सर, बॉडी का वेरी भी होगा बॉडी। और इससे और क्या खराबी हो सकता है? तो प्रोडक्शन में नितिन भी कभी कुछ प्रॉब्लम आ हाँ? सकता है हजार्ड की वजह से। प्रोडक्शन में भी हजार्ड की वजह से प्रॉब्लम आता है। हाँ, एकदम सही बात बोले। तो सेफ्टी इसलिए देखा जाता है, एक है पर्सनल, दूसरा है कंपनी का रिलेटेड। तो पर्सनल में पहले आ जाता हूँ। मान लीजिए अनसेफ हम काम किए, ऐसा नहीं हो किसी का साथ, तो किसी का कुछ इंजरी आ गया और कुछ जो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो हॉस्पिटलाइज होने से सबसे दिक्कत किसका आता है? जो विक्टिम है उसको। तो उसका हाथ पैर टूटेगा, नहीं तो जलेगा, नहीं तो आग लगेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो जो हॉस्पिटलाइज होंगे विक्टिम, उसको तो झेलना पड़ेगा उतना दिन। तो बहुत टफ है। शुरू शुरू में देखोगे हॉस्पिटल में आपको सहारा देने के लिए आपका दोस्त लोग, आपका कलीग सब आने वाले हैं। एक एक करके आएगा, आपका अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत उतना कष्ट का चलते भी अच्छा लगेगा। तो कितना दिन आएंगे? मान लीजिए आप 15 डेज हॉस्पिटलाइज है, तो कितना दिन आएंगे? तो देखिएगा, बहुत दो से ज्यादा दिन पाँच छह आने दिन वाला आएंगे। नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा दिन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ये नॉर्मल फिनोमेना है। हम लोग देख चुका हूँ, हम लोग को उम्र हो गया ना। ये सब कहानी हम लोग बताता हूँ अपना जिंदगी का, ये होता है। तो धीरे धीरे देखोगे अपना जिगरी दोस्त जो है उसको छोड़ के बाकी सब धीरे धीरे अलूप हो जाएगा। कुछ दिन का बाद देखोगे अपने जिगरी दोस्त भी आना छोड़ देगा, एक दिन बाद आएगा। लेकिन लगातार जो आने वाले हैं कौन है? अपना परिवार, तुम्हारा भाई बहन, हाँ पेरेंट्स, जो हाँ पेरेंट्स जो भी है वो डेली आने वाला है। उन लोग कहाँ जाएगा? उन लोग को तो देखना ही है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है? फर्स्ट पेन जो विक्टिम है उसका होने वाला है। उसका बाद उसका जो पेरेंट्स है, उसका जो भाई बहन है, अपना खून का जो रिश्ता है, उन लोग कष्ट उठाएगा, क्योंकि तुम्हारा चलते डेली घर से आना पड़ेगा। आके देखेंगे सुबह शाम। ये बहुत पेनफुल थिंकिंग है। ऐसा करके यदि मान लो आपका शादीशुदा हो गया, आपको वाइफ आने वाले हैं, जब यहाँ से डिस्चार्ज होके जाओगे घर में भी आपको रेस्ट में रखने के लिए बोलेगा। आपका बैंडेज होगा, नहीं तो कुछ होगा, तो उस पर भी देखभाल करने का जरूरत है। तो आपका यदि वाइफ है, वो देखने वाले हैं, वो देखेंगे, आपका सेवा करेंगे। लेकिन वो वाइफ भी 15-20 दिन का बाद आपको क्या बोलेगा मालूम है? कौन बोला था वो काम करने के लिए? हो, अभी चाय चाहिए। इस टाइप का बात आपको सुनने को मिलेगा। तो ये वन काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर होगा। आपका जो मेंटल जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डिटोरिएट करेगा, ड्यू टू वन फॉल्ट, अनसेफ हम काम किए। तो ये तो हो गया अपना जिंदगी का बात। इसके अलावा दूसरा चीज भी देखो। दूसरा क्या है? कंपनी क्यों ये ट्रेनिंग देना चाहता है? कंपनी ये ट्रेनिंग इसलिए देना चाहता है, उसका भी कुछ फायदा है। फायदा क्या है? एनीबॉडी? कंपनी का फायदा क्या है? देखो, अपना फायदा तो होगा, आप सेफ काम करोगे तो अपना फायदा होगा। और तो कंपनी कंपनी का अगर क्या? सेफ्टी ट्रेनिंग देगा तो फिर तो जो आदमी हजार से मतलब हजार नहीं होगा ना, तो फिर वो उसका प्रोडक्शन ठीक से चलेगा। अगर किसी कोई आदमी को
मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया या मेडिकल में एडमिट हो गया ना, तो फिर उसका प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली यही चीज है। बोलो। सर मेडिकल सर और एक चीज एक्सपेंसेस होता है जो हमेशा सर कंपनी का वो जो हजार परसेंटेज चेक किया जाता है, ऐसा कुछ होता है हम्म। गवर्नमेंट के तरफ से कि कितना लाइफ लॉस ना होता ना, है। गवर्नमेंट का तरफ से कुछ नहीं रहता है। ये सेफ्टी का मामला में गवर्नमेंट का तरफ से कुछ नहीं होता। उन लोग बोलता है कुछ डॉक्यूमेंट बना के दिखाइए, दिखा दीजिए, खत्म कहानी। इंटरनली आप सेफ्टी को ड्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो देखने वाला नहीं है कोई। ठीक है। उन लोगों का ही खाली चाहिए लिखा पति, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सही सलामत होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ ऑडिट उसको देखा जाता है, उसका बाद अप्रूव करता है। दैट्स ऑल। बाकी सब कंपनी में ही होता है, मैक्सिमम कंपनी देखो आंसर काम ही होता है। तो टाटा स्टील में सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी पहला चीज है जो हम लोग देखता हूं, उसका बाद बाकी सब काम। तो कंपनी का फायदा दो है। एक फास्ट फायदा जो है, जो मैसिव फायदा है, मैन पावर लॉस नहीं होगा। क्योंकि आपका यदि एक्सीडेंट होगा, इसके लिए क्या होगा, आपका एब्सेंटिज्म होगा। कितना दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, कभी कभी 6 महीना हो जाता है। तो उतना दिन एक एक्सपर्ट जिसको सीखा पढ़ा के एक प्लांट में डाला गया था प्रोडक्शन करने के लिए, उसका कमी हो जाएगा। तो उसका भरपाई कहाँ से करेगा? उसके लिए तो एक्स्ट्रा मैन पावर हम लोग नहीं रखता हूं ना। जितना चाहिए, जितना हम लोग का वर्क फोर्स चाहिए उतना ही हम लोग देता हूं, उससे कम तो ज्यादा नहीं। इसमें हैम्पर होगा, कोई ना कोई जगह में हैम्पर होगा, उसका इफेक्ट फाइनली आएगा प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में जब आएगा, प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट में जब हैम्पर होगा, आप एक देख रहे हो ना, ऐसा बहुत सारा, आप ऊपर से देखो इतना बड़ा कंसर्न है, जिसमें बहुत सारा आदमी का यदि हो जाए तो उसका हैम्पर फाइनली प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट में यदि हैम्पर होगा तो स्टेक होल्डर जो है, स्टेक होल्डर कौन है? कोई भी कंपनी का स्टेक होल्डर होता है उसका मालिक एंड उसका कर्मचारी, मतलब मालिक और एम्प्लॉयज जितना है सब स्टेक होल्डर है। और ये तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है, जितना सप्लायर है, सप्लाई करता है सामान, वो। और यदि दूर देखोगे, वो हम लोग को जो तनख्वाह मिलता है, जितना भी हो, मालिक हो, कोई एम्प्लॉयज हो, कोई वेंडर्स हो, वो पैसा लेके क्या करता है, फिर वो सोसाइटी में देता है। सोसाइटी का जितना भी दुकानदारी हो रहा है ना, वो सब्जी मार्केट से शुरू करके मछली मार्केट और कपड़ा का दुकान, सब उसी से चलता है। वो फाइनली वो पैसा फ्लो होता है, तो उसमें जाके हैम्पर करेगा। ये नहीं हो, इसलिए हम लोग सेफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ। और सेकेंड चीज, कोई एक बंदा ने बोले थे यदि कोई अनसेफ काम करेगा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो हॉस्पिटल का जो खर्चा है तो देना पड़ेगा। तो हम लोगों का उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि टाटा स्टील का अपना हॉस्पिटल है। उसमें हर एम्प्लॉय के लिए कुछ पर्पस और कुछ पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो उसमें आप मेडिकेशन लो और नहीं लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें उतना ज्यादा टाटा स्टील का हार्म नहीं होता। जो छोटा छोटा कंपनी है जिसमें मेडिक्लेम नहीं, तो ऑन प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन और मेडिकल बिल, तो उन लोग देता है, उन लोगों को कुछ फायदा होता है। हम लोग का साइड से वो सब फायदा नहीं है। हम लोग मेनली देखता हूँ। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है।
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बीच बीच में काट जाता है, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, बीच बीच में काट जा रहा है, वाईफाई रहते हुए भी, तो कंप्यूटर में कुछ गार्बेज आ गया लगता है। तो हम कहाँ थे लास्ट, कहाँ से हम लोग आइसोलेट हो गए थे? तो जो प्रॉफिट नहीं है जो मेडिकल साइड पे भी। हाँ, तो मेडिकल कैश साइड फ्लो हो रहा हम लोगों का केसेस में कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन छोटा कंपनी होगा तो उसमें प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए मेन जो है, हम लोगों को मैन पावर का जो शॉर्टेज है उसको रोकने के लिए हम लोग ध्यान देता हूँ सेफ्टी का ऊपर। और ये सेफ्टी रिगोरसली ट्रेनिंग, सेफ्टी का ट्रेनिंग रिगोरसली होता है। और सेफ्टी ऐसा चीज है, आज आपको बोलेंगे 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर से आप भूल जाओगे, क्योंकि हम लोग का नॉर्मल टेंडेंसी है सेफ्टी को बाईपास करना, सेफ्टी को आइसोलेट कर देना। इसीलिए बार बार हम लोग सेफ्टी ट्रेनिंग करवाते रहता हूँ। आप जब प्लांट में चले जाओगे, देखोगे इन ए रेगुलर बेसिस इसका रिवीजन होते रहता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी जो है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाटा स्टील में, ये दिया गया है हम लोगों के एमडी को, मतलब सबसे ऊंचा पोस्ट में जो है। कोई भी एक्सीडेंट नहीं तो कोई भी इंसिडेंट होगा, उसका रिपोर्टिंग फाइनल उसका पास जाता है, उन्होंने बोर्ड में जाके प्रेजेंट करता है, बोर्ड में जाके रिप्रेजेंट करता है, जो हाँ मेरा इस जगह में ये वाला प्रॉब्लम हुआ था। तब पूछेगा किस चीज के लिए हुआ था, क्या कमी था, तो वो बोलेंगे कि ये कमी था। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो एमडी साहब वहां पर खुद का नाम पे लेके आता है, ये जिम्मेदारी मेरा था, मेरा कुछ खराबी था, इसका चलते एक हुआ था। मेरा खराबी मतलब उसका मैनेजमेंट साइड से कुछ खराबी है। वो जब उसका सबका सामने वो चीज बोल के आते हैं, तो नीचे आके वो छोड़ेंगे किसी को, उसका नीचे वाला सबको उन लोग पनिशमेंट देता है, फुल फ्लेजेड उसमें सबको डांटता है, जितना ना सुन के है उससे ज्यादा। और वो फिर कैस्केडेड मोड में फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, जहां पर हुआ था सॉफ्ट फ्लोर में, उस सॉफ्ट फ्लोर में सबका कुछ ना कुछ होते रहता है एक्शन। तो इतना इंपॉर्टेंस है टाटा स्टील में सेफ्टी। इसीलिए सेफ्टी के ऊपर हम लोग कितना ट्रेनिंग देता हूँ, और डिफरेंट टाइप, रोड सेफ्टी हुआ, फायर सेफ्टी हुआ, वर्क इन हाइट का सेफ्टी हुआ, कॉन्फाइंड स्पेस का सेफ्टी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी एक सेफ्टी है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जितना भी सेफ्टी रिलेटेड देखे है सबसे ऊंचा में रखा जाता है। क्यों? एनीबॉडी? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को सबसे ऊंचा, बोलो क्यों? तो सबसे डेंजरस होता है क्योंकि एक बार अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया कि कुछ हो गया तो जान जाने की मतलब परिस्थिति हो जाती है ना। अदर सेफ्टी में तो शायद बच सकता है, इसमें अगर एक बार लग गया ना तो वेरी गुड, जान भी वेरी जा गुड। ये इलेक्ट्रिकल में से काम करने से इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो परिणाम जो मिलता है वो डिजिटल है। डिजिटल दुनिया में हम लोग अभी घूम रहा है ना, तो वही डिजिटल इफेक्ट इसमें भी है। आइदर आप जिंदा रहोगे, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे, ठीक है। आइदर सीधा ऊपर, नहीं तो रह जाओगे यहाँ पर। ये इसका पनिशमेंट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का। और इससे भी बड़ा बात ये है, इलेक्ट्रिक्स में जो चीज लेके हम लोग काम करता हूं उसको दिखाई नहीं देता है। कौन सा चीज कल बताए थे? सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेके काम करता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेके काम करता हूँ, जो चीज दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पर केयरफुल्ली काम करना पड़ता है। तो ही चीज धीरे धीरे देखेंगे कौन सा केयर कैसे लेंगे और इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में फर्स्ट आता हूँ। सेफ्टी क्या होता है? व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी होता है स्टेट, द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, सेफ रहने का जो स्टेट है। सेफ यदि एक बार भी नहीं रहोगे, दैट इज हो गया अनसेफ वर्क। तो सेफ्टी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ। ये कब होगा? ये तभी हो जाएगा जब एनी फिजिकल इंजुरी टू द वर्कमैन और वर्कमेन नहीं होगा, कोई भी फिजिकल इंजुरी किसी को नहीं होगा, और एनी अदर पर्सन क्लोज टू द वर्क एरिया।
खाली हम लोग का जो एम्प्लॉय है, उसका जो कलीग है वो ही नहीं, उसका साथ साथ यदि वेंडर का कोई आदमी है और कॉन्ट्रैक्टर का कोई पीपल्स है, उसको भी देखना है। और साथ साथ क्या देखना होगा, जो जगह में हम काम कर रहा है वो उस जगह में जितना भी इक्विपमेंट है उसका भी कुछ खराबी नहीं पहुंचे। ये होता है फर्स्ट। दूसरा क्या है, एनी डैमेज टू द प्रॉपर्टी। वो सामान छोड़ के भी वो जो प्रॉपर्टी में लगा हुआ आसपास देखोगे, बहुत सारा पाइपलाइन होगा, कोई जगह फ्लूइड आएगा, किसी जगह में एयर आने वाला है, किसी जगह में ऑक्सीजन आने वाला है, वो सब कभी डैमेज नहीं होने का। साथ साथ बिल्डिंग का थर्ड वाला जो है, एनी डेविएशन फ्रॉम द सेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करता हूं उसका हिसाब से। इलेक्ट्रिकल में हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता हूं, किसी का कुछ नॉलेज नहीं रहना चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूं, एनी आइडिया कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होता है इलेक्ट्रिकल में? एक चीज जान लो, इलेक्ट्रिकल में एक भी काम, नॉट ए सिंगल वर्क, अपना मन मुताबिक कर सकता हूं। हम सोचे ये वाला कर दे, ये कभी संभव नहीं है। हम लोग को कोई भी काम करना है तो एक रूल्स फॉलो करके करना पड़ेगा, जो लिखा हुआ है। और कौन लिखा है? बड़ा बड़ा पंडित लोग लिखा था, साइंटिस्ट लोग, ठीक है। तो वो जो रूल है, इंडिया में रहते हुए हम लोग आई रूल फॉलो करता हूं। आई रूल का फुल फॉर्म है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ये एक स्टैंडर्ड है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आई रूल। तो ये आई रूल फॉलो करके काम करना, खाली हम लोग को नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक्स हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्नीशियन, कोई भी हो, जो भी काम करेगा इस रूल को फॉलो करके करेगा। इसको छोड़ के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। अभी आता है क्या, टाटा स्टील में बोलता है ठीक है, इसको तो फॉलो करना ही करना है, साथ में और क्या करना पड़ेगा, टाटा स्टील टीएसएल रूल्स भी है, इसको भी फॉलो करना होगा, टीएसएल। और टीएसएल रूल्स जो बना है, ये रूल्स आई रूल को वायलेट करके नहीं बनाया गया। आई रूल से भी टफ रूल इसमें है, इसको यदि आप फॉलो करोगे तो आई रूल ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। तो आई रूल का सब रूल को टीएसएल कन्वर्ट नहीं किया। टीएसएल और टाटा स्टील लिमिटेड अपना फायदा देखते हुए कुछ कुछ जगह में इसका मॉडिफिकेशन किया। जो जो जगह में मॉडिफिकेशन किया उसको आपको मानना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल ये है, आप लोग टेस्टर देखे पावर चेकिंग करने के लिए? Yes, sir. हाँ सर, यस देखे सर, ना, यस। जिससे क्या पता चलता है कौन सा लाइन में आप हाथ नहीं देंगे। यदि वो जलता है टेस्टर तो उसमें हाथ नहीं देना है, उसमें काम नहीं करना है, यही है ना। तो फेज है यस सर सर। उसमें। फेज है, वो फेज है, उसमें काम नहीं करना है। सर वो लाइव जबकि हुआ हम है। लोग स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ होने से वो टेस्टर नहीं जलना चाहिए, वो फेज कट जाना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके हम लोग काम करेंगे। तो ये फेज काटा नहीं काटा उसका चेकिंग के लिए हम लोग टेस्टर यूज करता हूं अपना घर में। लेकिन यही टेस्टर यदि आप टाटा स्टील का प्रेमिसेस का अंदर में यूज करोगे तो आपको चार्जशीट मिल जाएगा, ये बैन है यूज करना। आई रूल में नहीं लिखा हुआ है बैन है, लेकिन टाटा स्टील रूल में इसको बैन कर दिया गया। क्यों? इसका पीछे एक कारण है, इसका चलते एक्सीडेंट हो चुका है, एक दो बार नहीं, दो तीन बार। तो उसका बाद हाई इसको वोल्टेज होगा। हाई वोल्टेज नहीं, नॉर्मल वोल्टेज में ही इसको बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया, अभी सोच लो। नॉर्मली टाटा स्टील को जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है काम करने के लिए, वो आईएसआई स्टैंडर्ड होता है, वो रिनाउंड कोई कंपनी का होता है, बढ़िया कंपनी का। लेकिन टाटा स्टील में कुछ दिन से क्या है, मैक्सिमम काम वेंडर के एम्प्लॉय से किया जाता है। वेंडर का जो एम्प्लॉय लोग है तो उन लोगों को टूल्स कौन प्रोवाइड करेगा, वेंडर प्रोवाइड करेंगे। तो वेंडर लोगों का एक टेंडेंसी होता है कम पैसा में कोई टूल्स जुगाड़ करके दे दे, कोई भी,
हम भी वेंडर होते तो मेरा भी वही टारगेट रहता। तो ही होता था, उन लोग साफ स्टैंडर्ड टूल्स खरीद के दे देता था। कोई रिनाउंड कंपनी का भी फेक माल दुनिया में मिलते रहता है, तो ही सब खरीद के दे देता था। और उसका कोई ठिकाना नहीं है वो सेफली काम करेगा कि नहीं करेगा। मैक्सिमम टाइम वो अनसेफ इक्विपमेंट होता है, तो उसी से एक्सीडेंट हुआ था, तब जाके इसको बैन कर दिया। तो मेरा बोलने का मतलब है इस टाइप ऑफ रूल्स बहुत सारा है इलेक्ट्रिकल में, जिसको मानते हुए कोई भी इलेक्ट्रिकल एक पर्सोनेल काम करते रहता है। तो ही है उसका डेविएशन नहीं होना चाहिए। उसका डेविएशन यदि होगा तब एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस यस चलिए, अभी एक्सीडेंट किसको बोला जाता है? व्हाट इज एक्सीडेंट? हम एक दो कहानी, एक और दो कहानी बताता हूँ। मान लो एक बच्चा, हम लोग भी छोटा थे ना, उस टाइम में हम लोग खेल कूद करते थे, तो एक फील्ड में जाके फुटबॉल खेल रहा हूँ। बच्चा उम्र, मतलब हम लोग नहीं, मान लो तो हम लोग देख रहा हूँ फील्ड में दो बच्चा और साथ में बहुत सारा बच्चा एक साथ फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलते खेलते एक बच्चा अचानक गिर गया। तो गिर जाने से हम लोग क्या करते थे? पहले गिर गया तो गिर गया, तो लगा, फिर से उठा, फिर से खेलना चालू किया। वो बच्चा भी वही किया, गिर गया, फटक से उठा, थोड़ा सा हाथ से सफा वफा कर लिए टांग को, उसका बाद फिर से खेलना चालू कर दिया। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो अभी खेल कूद चल रहा है, कुछ देर बाद वही बच्चा फिर से गिरा। लेकिन अभी कैसे गिरा? अभी एक बोल्डर था सामने, एक पत्थर था, और पत्थर का ऊपर से जाके गिरा, मतलब जोर से गिरा। तो पहला वाला जो इंसिडेंट, पहला वाला जो कहानी था, जो सिनेरियो था, और अभी का जो सिनेरियो है, तो उसमें क्या हुआ, बच्चा तुरंत उठ के खेला नहीं, वो बैठ गया, थोड़ा सा रोया, थोड़ा खून निकल रहा था। उसका बाद 5-10 मिनट का बाद फिर से खेलना चालू किया। अभी बोलिए, ये जो दो कहानी हम बताए, पहला वाला जो इंसिडेंट है, बाद वाला भी जो इंसिडेंट है, इसमें किसको एक्सीडेंट बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे? एक है शुरू में गिरा दोनों सर एक्सीडेंट है ना? हम वही पूछ रहा, दोनों एक्सीडेंट है ना? कोई एक्सीडेंट है, कोई दूसरा वाला इंसिडेंट है? Sir, दोनों accident. दोनों ही एक्सीडेंट है ना? पहला वाला इंसिडेंट। पहला वाला दोनों इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है ना? दोनों एक्सीडेंट दोनों ही है। एक्सीडेंट है ना? हम वही हाँ पूछ सर। रहा हूँ ना, आप सर दोनों एक्सीडेंट है। दोनों एक्सीडेंट है। इसमें दोनों एक्सीडेंट नहीं है। पहला वाला को बोला जाता है इंसिडेंट, दूसरा वाला को बोला जाता है, हाँ कुछ बोल रहे थे कुछ? इसमें पहला वाला जो है उसको बोला जाता है इंसिडेंट, दूसरा वाला को एक्सीडेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पहला वाला में उतना इफेक्ट नजर नहीं आया, गिरा तुरंत उठ के खेलने लगा, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जब हुआ, वो उठ के खेला नहीं, कुछ देर बैठ गया, रोया, उसका बाद जब दर्द पेन घट गया, उसका बाद उठ के खेला। तो ये दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या था? सिमिलरिटी क्या क्या था बोलिए? दोनों सर कहानी गिरना में सिमिलर था। Sir, हाँ, गिरना. गिरना गिरना, वेरी गुड, और सर बाद में उठकर खेलना। बाद में उठ के खेलना, वेरी गुड, और सर दोनों चीज अनडिजायरेबल था। सर और दोनों में तो सर चोट लगा ही सर, एक बार एक में सर उतना माइंड नहीं किया चोट को. सिमिलरिटी हम बात कर रहा हूँ, दोनों में चोट लगा बोल सकते हो, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। सर दोनों कंडीशन अनडिजायरेबल था। हाँ ओके, नेक्स्ट। दोनों में सेम ही बच्चा था, एक ही बच्चा, वही बच्चा, यस सर. दोनों दोनों ही टाइम फुटबॉल खेल रहा था। तो ये सब सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी क्या है? सर पहले वाले सर, एक बच्चे को ने ज्यादा चोट लगा, एक को तुरंत उठ कम. गया, दूसरा वाला बच्चे को ज्यादा चोट लगा और थोड़ी देर बाद उठा।
हाँ, बच्चा वही था, मैंने पहले में तो कम चोट लगा था, बाद में ज्यादा चोट लगा। नेक्स्ट। सर दोनों सिचुएशन में अलग अलग रेस्पॉन्स था बच्चा का। रेस्पॉन्स अलग था, वेरी गुड। और तो नेक्स्ट वाला को एक्सीडेंट क्यों बोला? सर क्योंकि उसमें ज्यादा चोट लगा है ना। तो उसका एक डेफिनेशन है, चोट ज्यादा कम किसको बोलेंगे? हम लोग को वही चीज जानना है, व्हाट इज ज्यादा चोट, व्हाट इज कम चोट। किसको कम बोलेंगे, किसको ज्यादा बोलेंगे, उसका कुछ होगा ना, कुछ सेट पॉइंट होगा ना, कुछ रेफरेंस होगा ना, कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा ना। तो वही चीज जानना है। कोई भी एक्सीडेंट तभी बोला जाता है जब, एक मिनट, कोई बंदा वेट कर रहा है, उसको अंदर घुसा देता हूँ। हाँ, बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, थ्रेशोल्ड वैल्यू। कभी भी कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट, उसको हम लोग तय किससे करता हूं? और इंसिडेंट और एक्सीडेंट दोनों ही टाइम में क्या होता है, कोई एक बंदा का शरीर में बाहर से एनर्जी इंड्यूस होता है, बाहर से एनर्जी आता है, तब जाके उसको फील होता है कुछ। तो पहला वाला केसेस में जो एनर्जी बाहर से आया था, वो गिरा था ना, गिरने से क्या होता है, थ्रस्ट आता है आपका बॉडी में और उससे चोट लगता है। वो जो थ्रस्ट आया था, मतलब जो एनर्जी बाहर से रिसीव किया बॉडी, वो उसका सहन शक्ति का अंदर था। अपना एक सहने का एक क्षमता होता है, एक लिमिट होता है, उसका अंदर में था। तो उसमें कुछ हुआ नहीं, वो तुरंत उठ के खेलने लगा। लेकिन सेकेंड टाइम क्या हुआ था, इतना ज्यादा एनर्जी बॉडी में आया था, जो उसका सहन शक्ति का जो लिमिट है वो पार कर गया था। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे सेकेंड वाला को एक्सीडेंट, पहला वाला को इंसिडेंट। सिमिलर केस, हम लोग छोटा उम्र में क्लास में जाते थे ना, क्लासरूम में, यस सर। यस सर। स्कूल का, यस सर। तो स्कूल का क्लासरूम का फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा था? गुड बंदे लोग, मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा उन लोग ना, एकदम बदमाश आदमी लोग? तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा बच्चा। पढ़ाई लिखाई में अच्छा बच्चा फ्रंट में बैठता था, पीछे एकदम लास्ट बेंच में, बदमाश लड़के सब। लास्ट सर बेंच में मेरा ही जैसा जीनियस। बच्चा मेरा जैसा बच्चा रहता था, बदमाश, मतलब खुरापति माइंड। ठीक है, उन लोग खाली बदमाशी करते रहते हैं, इसको चिढ़ाता है, दूसरा को चिढ़ाता है, कुछ खींच देता है। इस टाइप का आदमी लोग लास्ट में बैठता था। पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं है। लेकिन यदि आप आईक्यू देखोगे, दोनों का आईक्यू बराबर है, उसका आईक्यू ज्यादा बदमाशी में चला गया, वो फेल नहीं करता कभी, एकदम टाइट पास कर जाता है, जस्ट जितना मार्क्स चाहिए उतना मार्क्स, थोड़ा सा ज्यादा पास कर जाता। वैसे ही दो दोस्त था, दोनों बहुत बदमाश है, लास्ट बेंच पे बैठता था। एक क्लासरूम में ध्यान से देखता था क्या पढ़ाई हो रहा है, लेकिन घर में जब जाएगा, बाहर में जब जाएंगे, तो उसमें वो बदमाशी जोर से करता था, कोई कंजूसी नहीं उसमें। लेकिन दूसरा बंदा क्या है, वो क्लासरूम में भी बदमाशी करता था, लेकिन एक काम करता था, घर में कोई टाइम निकल के हाफ एन आवर 1 आवर पढ़ाई कर लेता था। क्योंकि फाइनल क्या है, हम लोग का मोटो एग्जाम में पास करना है। ये है दोनों कैरेक्टर का अंतर। लेकिन बाकी बदमाशी दोनों एकदम भयंकर करता था। तो दोनों एक साथ बैठते थे, दोनों जिगरी दोस्त है। जो ध्यान से पढ़ाई देख करता था क्लासरूम में, उसको देखते हुए दूसरा बंदा जो क्लासरूम में बदमाशी करता है, उसको सहा नहीं। वो वो सोचा उसको हम थोड़ा चिढ़ाए। तो चिढ़ाने के लिए क्या किए, साइड में जो बच्चा बैठा हुआ है, उसको उसका गाल में थोड़ा सा चाटा मारा। तो चाटा मारने से क्या होगा, दूसरा बंदा ऐसे ही रहेगा ना, देखेगा उसको, थमा देगा एक और। थमा देगा नहीं, थमाए नहीं, उसको घूम के देखा। तो जो बदमाश बच्चा जिसको जो चाटा मारा था, हाँ, जो चाटा मारा था, वो उसको बोलेगा, अरे यार, हम देख रहा था तुम कितना ध्यान से पढ़ाई कर सकते हो, सही में तुम आगे जाओगे, बहुत ऊंचा में पहुंचोगे।
तो ऐसा बोल बोल के उसको थमा दिया, ठीक है। तो फिर से वो पढ़ाई करने लगा ध्यान से, लेकिन जो साइड में बगल में बच्चा बैठा हुआ था, पढ़ाई में तो मन नहीं था, तो क्या करेगा वो, फिर से चिढ़ाएगा, वेट करेगा, क्योंकि चिढ़ा तो नहीं वो उतना, तो 10 मिनट वेट करके फिर से एक चाटा मारेगा। फिर से जो चाटा मारेगा, ये चाटा का इंटेंसिटी पहले से ज्यादा होगा ना कम? ज्यादा ही होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो फटाक से घूम के देखेगा, और तुरंत एक क्या किया, उसका कंधा पे हाथ दे दिया, बोलते यार आंटे का तो सही में तुम बहुत ही आगे जाएगा, तुम देखना इस क्लास का बाद तुम सामने बेंच में जाके बैठोगे। ऐसा बोल बोल के उसको फिर से भुला दिया। तो फिर से भूल गया वो, मान लिया, क्लास करना चालू, लेकिन बदमाश बच्चा वहां पर रुका नहीं, बोलता चिढ़ाने कोशिश कर रहा, चिढ़ ही नहीं रहा ये, तो ये फिर से एक चाटा मारेंगे, लेकिन 20 मिनट का बाद। अभी जो चाटा मारा, सेकेंड चाटा से भी जोर से मारेगा, उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी होगा। ये इंटेंसिटी वाला चाटा जब उसके गिरेगा, वो घूम के और देखेगा, नो सर, वो भी बदला मार देगा, वो भी चड़ाक से मार देगा, देखेगा ही नहीं, और सीधा घूम के चड़ाक से मार देगा। तो ये जो है इसको बोलता है एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि इतना देर तक जो बाहर से एनर्जी, इंसिडेंट है, तीसरा वाला सर एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो एनर्जी आ रहा था उसका गाल में, पहला 2 ठो उसका जो सहन शक्ति है उसका लिमिट में था, उसका अंदर था, इसीलिए उतना रिएक्शन उसका नहीं आया। लेकिन लास्ट वाला इतना जोर से गिरा तो उसका सहन शक्ति पार कर गया, वो धड़ाक से गिर गया। ये होता है एक्सीडेंट। सिमिलर चीज इसमें लिखा हुआ है, बाहर से एनर्जी जब तक हम लोगों का बॉडी में आता है, वो अपना लिमिट का अंदर रहता है, तो उसको हम लोग एक्सीडेंट नहीं बोलता। तो उससे यदि बाहर हो जाएगा उसको इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट बोल देता हूँ। तो ही चीज नहीं होना है, ठीक है। तो एक्सीडेंट फिर 2 तरह का होता है, देखो, फिजिकल हम बॉडी इंजुरी एंड डिजीज, 2 ही चीज है, बॉडी इंजुरी एंड डिजीज। अभी ये बॉडी इंजुरी तो है ही है, आप लोग फ्रंट में आप देखोगे क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, जल गया नहीं तो टूट गया। डिजीज में क्या होता है, 2 तरह का, एक डिजीज होता है मेंटल, दूसरा नॉन मेंटल। तो मेंटल डिजीज भी हो जाएगा तो उसको भी बोला जाता है एक्सीडेंट। जैसा कोई एक मोटा एक बंदा आपका साथ घूमते रहता, चिकरू है वहां पर जो पतला है, जिसका वेट है ही नहीं, वो मोटा बंदा को चिढ़ाते रहता है, कैसे? मुंह से बोल के, जब भी दिखाई देता है कोई भी जगह में, खाली बोलता है ये मोटा, जस्ट एक वर्ड, और सूर करके बोलते रहता है। तो शुरू में मोटा बंदा तो उसको बहुत डांटेगा, बकझक करेगा, लेकिन बाद में देखोगे वो मोटा बच्चा का मेंटल डिजीज हो जाता है। यदि वो चिकनू को दूर से भी देख लेगा तो उसका रास्ता बदल देता है मोटा बच्चा। तब क्या हुआ, मोटा बच्चा का मेंटल हेल्थ का खराब हो गया, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गया, तो वो भी वन काइंड ऑफ एक्सीडेंट है। उसका जो ब्रेन में लेने का जो सहन शक्ति है उससे ज्यादा करने से भी उसको एक्सीडेंट पड़ा जाता है। तो ये सब चीज नहीं होना है कभी भी। हम लोग इसको बहुत रिगोरसली देखते रहता हूँ। यदि मेंटल भी टॉर्चर करोगे तो उसका भी रिपोर्टिंग के लिए हम लोग का यहाँ पर एथिक्स में एथिक्स काउंसिलर है, उसको यदि रिपोर्ट कर देंगे तो उसमें कड़ा से कड़ा सजा होगा जो किया। एक तो है, दूसरा चीज उसमें तो आपको चार्जशीट मिलेगा, आपको सजा होगा, तो अलग अलग है। तो ये सब नहीं हो, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग देते रहता हूँ। वो ट्रेनिंग का मुताबिक आपको काम करना है, जानबूझ के कोई चीज नहीं करना है। अनजाने में हो ही सकता है, लेकिन बिना जाने ये चीज नहीं होना चाहिए, ये जानबूझ के नहीं करना चाहिए। तो फाइनली देखो, एक्सीडेंट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर, उसका एरर, इग्नोरेंस और नेग्लेक्ट। तीसरा क्या है, फॉरगेटफुलनेस, कोई भुलक्कड़ आदमी है उससे एक्सीडेंट हो सकता है, और रेकलेसनेस। ये सब कॉजेज है जिसका रिजल्ट होता है एक्सीडेंट। तो आदमी खुद खराब है उससे होगा, एरर कर रहा है, गलती कर रहा है उससे होगा, कोई रूल्स है उसको नहीं मान रहा है उससे होगा।
कोई भुलक्कड़ आदमी है उससे होगा, कभी कभी यंग एज में होता है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस मतलब कोई एक बड़ा वाला नाट ये खोलना है, आपको बड़ा पना चाहिए, आपका पास वो पना नहीं है, एक प्लायर है, आप बोलोगे नहीं प्लायर से खुल जाएगा, तो हम खोल देता हूँ। आप प्लायर से खोलने जाओगे, स्लिप किया, जाके लाइव लाइन में वो मूवमेंट जाके रुका, बस वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, दैट इज रेकलेसनेस। जैसा बाइकिंग के टाइम में देखिएगा, मैक्सिमम टाइम बुढ़ा आदमी लोग ज्यादा जोर से नहीं चलाता है। कौन चलाता है? यंग एज में जो सीख के जस्ट सीखा। यंग लोग। हाँ, मतलब स्टूडेंट लोग, हम लोग भी किया, ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग वो उसको छोड़ना है, वो जो ट्रेड था हम लोगों का उसको धीरे धीरे छोड़ना है, रेकलेसनेस काम करना है। अब विशेष करके जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल में काम करेंगे, एकदम धीरे स्थिर काम करना है, उसमें कोई एक्सीलरेशन का जरूरत नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है? एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड if people had acted differently at some point। आपका जो एक्ट है, आज तक जो एक्ट आप करके जिंदा जी के रह गया, उसको थोड़ा डिफर करना है, डिफरेंटली एक्ट करना है। कैसे? अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलने वाला है, वो नॉलेज को अप्लाई करना है। बहुत दिक्कत है, आपको मेंटली इसको एक्सेप्ट करना है, आपको बिहेवियरल चेंज लाना होगा। बिहेवियरल चेंज लाना सबसे कठिन है अपना जिंदगी में, सबसे कठिन यही है बिहेवियरल चेंज। आप बहुत रूड आदमी हैं, आपको बोलेगा नहीं बाबा बन जाओ। बाबा बनना उतना आसान थोड़ी है, बहुत प्रैक्टिस का बाद बनता है। तो हम लोगों को अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देना है, डिफरेंटली एक्ट करना होगा। तो फाइनली इससे क्या आता है? एक्सीडेंट डू नॉट जस्ट हैपन, दे आर कॉजेस। जो कॉजेस ऊपर में लिखा हुआ है, तो वो कॉजेस को यदि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो अभी एक मिनट, अभी आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है? मेरा एक तो मीटिंग तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, इसमें मैक्सिमम टाइम लगेगा आधा घंटा, हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर रिसेस है, लोग भी अपना तस्वीर उठा के, वेरी गुड। तो अभी देखेंगे रीजंस फॉर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। पहले तो हम लोग इंडिविजुअल बात कर रहा था, हम सीधा इलेक्ट्रिकल में घुस गए। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने का पीछे कौन कौन सा कारण है? फर्स्ट जो आइटम आता है उसमें लिखा हुआ देखिए, प्रीमैच्योर फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मान लीजिए आपका टीवी, जो एलईडी टीवी खरीद के लेके आए, तो उसका एक सेल्फ लाइफ होता है जो हम लोग जानता हूं। जैसा कोई एक बंदा एक टीवी लेके आए सोनी का, और दूसरा एक बंदे लेके आया माइक्रोमैक्स का, तो किसका ज्यादा लाइफ होना चाहिए? सोनी का ना माइक्रोमैक्स? सोनी का। सोनी सोनी का। का। तो आप जब खरीदने जाते हो, आपका दिमाग में कुछ चलते रहता है, ये इतना दिन इसमें हाथ लगाना नहीं पड़ेगा, न्यू टीवी है, इतना दिन हमको इसमें कोई खराबी नहीं आने वाला है। तो सोनी का टीवी का कितना लॉन्जिविटी हो सकता है? ऐसा ही जस्ट अजम्पशन। एनीबॉडी, कुछ भी बताओ। 5 साल तक तो आराम से चल जाता है। 5-6 साल। 5 वेरी साल गुड, तक तो आराम से चल जाता है। 5 सर मैं इयर्स 7 साल हो गया अभी तक खराब नहीं हुआ है। ब्रावी है सोनी का। वो अलग बात है, वही फीडबैक लेते हुए हम लोग जाता हूँ। उसके बाद मेरा दिमाग में रहता है ठीक है 5 साल नहीं तो 8 साल, इसमें कोई खराबी नहीं आएगा, ये चलते रहेगा। वेरएज माइक्रोमैक्स जो खरीदने जाता है, उसका कुछ कमजोरी रहता है पैसा का मामला में, तभी नहीं खरीदने जाता है, लेकिन उस टाइम में दिमाग में चलता है ये 3 साल चलेगा, ठीक है, तो उससे कम, तो ये दिमाग में रहता ही है हम लोगों का। लेकिन कोई एक बंदा सोनी का ही खरीद के लेके आए थे, लेकिन उसका किस्मत बहुत खराब रहा,
वो 1 महीना 2 महीना का अंदर में उसके खराबी आ गया, वारंटी में है फिर भी खराब हो गया। तो इस टाइप ऑफ चीजें होते रहता है कभी कभी। तो इसको बोलता है प्री मैच्योर फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जैसा कोई ट्रांसफार्मर है, वो चलने वाला है 20 साल 25 साल, उसमें हाथ नहीं देने का है, मेंटेनेंस करना है खाली, लेकिन आग पकड़ लिया उसमें, तो दैट इज प्री मैच्योर फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसका चलते एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि उसमें हम लोग उस टाइप ऑफ प्रिकॉशन लेता ही नहीं है, न्यू सामान है उसमें नहीं लेंगे। जैसा हम खरीद के लेकर आए थे HTC का 26,000 रुपीज दे के एक मोबाइल, वो भी 6 साल पहले, लेकिन वो 2 महीना के अंदर उसका स्क्रीन खराब हो गया था। तो दैट इज प्री मैच्योर फेलियर। तो उसके चलते एक्सीडेंट हो सकता है। तो मोबाइल में तो एक्सीडेंट होगा नहीं, लेकिन दूसरा चीज जो हम लोग यूज करता हूं प्लांट में, उसका यदि प्रीमेच्योर फेलियर हुआ तो उसमें इफेक्ट आएगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स एंड इट्स सेफ्टी। जो बंदा काम कर रहा है उसको पता ही नहीं है कौन कौन सा नॉलेज हमको रखना चाहिए जो हम लोग सेफली काम करने के लिए यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स इसमें क्या क्या हो सकता है, यदि वो जानकारी उनका पास नहीं है तब एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई एक बंदा साइकिल मिस्त्री है, तो उसको बोलेंगे कार को आप ठीक करके दो, वो तो इधर उधर करके ठीक कर देगा, लेकिन कोई एश्योरिटी नहीं है वो कार का फेलियर नहीं होगा लॉन्ग जर्नी में, शॉर्ट जर्नी में भी हो सकता है, और उस टर्न में जो सिचुएशन रहा उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करता हूं, हमेशा एक सेफ्टी का ट्रेनिंग रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिकल देते रहता हूं, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा, जिसमें सेफली हम लोग काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस इलेक्ट्रिकल में मास्ट है। मास्ट मतलब एकदम जरूरी है। विदाउट प्रोटेक्टिव डिवाइस वी कैनॉट यूज एनी इक्विपमेंट। जैसे छोटा सा इक्विपमेंट आप ले लीजिए, माइक्रो ओवन है ना आप लोग घर में, ना फ्रिज है, यस सर। फ्रिज तो होगा ही। तो फ्रिज में Yes, sir. देखिएगा, जब फ्रिज है। फ्रिज है तो फ्रिज को देखिएगा, जब वो फ्रिज का तार बाहर से अंदर घुसता है वहां पर एक फ्यूज रहता है, वो भी स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूज, जो फ्यूज देता है प्रोटेक्शन के लिए। अंदर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज जलेगा, अंदर वाला। तो फ्यूज जलने से क्या हो जाता है, फर्दर डैमेज होने से बचता है आपका इक्विपमेंट, और आग लगने का चांसेस नील कर देता है। तो फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। सिमिलरली एमसीबी का नाम सुने होंगे, अभी फ्यूज का जगह में एमसीबी लगाया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो वो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है। उसका काम क्या है, कोई जगह में जो शॉर्ट सर्किट हुआ तो सीधा ट्रिप कर जाएगा, फ्यूज जलता था ये ट्रिप करेगा। तो यूजर फ्रेंडली है, तो उसको हम लोग लगाता हूं वहां पर, सो दैट ए प्रोटेक्ट रहे। तो वो जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, फ्यूज नहीं तो कोई एमसीबी, मार्केट से जब खरीदने जाता हूं अपना के लिए, घर के लिए, तो जाके उसका दाम पूछता हूं, भाई इसका दाम कितना है, तो बोलेगा इसका दाम 2,000 रुपया है 5 एम्स का। कम दाम वाला नहीं है, बोला है तो 1,500 रुपया वाला ले लीजिए। बोले और कम, 800 रुपये में भी मिलता है। तो 800 रुपये वाला आप खरीद के लेके लगा दोगे तो क्या होगा, आप कॉम्प्रोमाइज करोगे किसका साथ, एक्सीडेंट का साथ। तो कभी नहीं लगाना है, विशेष करके इलेक्ट्रिकल में कोई भी डिग्रेडेड सामान नहीं लगाना है। प्रोटेक्टिव डिवाइस शुड बी हेल्दी फॉर इट्स लाइफ टाइम, और प्रोटेक्टिव डिवाइस का जो लाइफ है उतना दिन तक ये सही सलामत चलना चाहिए, क्योंकि ये वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे इंश्योरेंस हम लोग करता हूं, कब काम में आता है, जब आदमी, इंश्योरेंस कब काम में आता है, जब आदमी एक्सीडेंट करता है, मरता है, तब जाके उसको परिवार को एक कॉर्पस मिलता है, पैसा मिलता है। सिमिलरली प्रोटेक्टिव डिवाइस भी इलेक्ट्रिकल में जब डेंजर आता है, जब मरने जाता है, उस टाइम में इसका काम है, इसमें कंजूसी नहीं करने का है। यदि वो कंजूसी करेंगे, कोई फ्यूज जल गया उसमें तार लगा दिए, कोई भी तार, तो वो परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा, उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, अवॉइडिंग द सेफ्टी प्रोविजन फॉर शॉर्ट टाइम गेन।
सेफ्टी प्रोविजन है उसको शॉर्ट टाइम गेन के लिए हम लोग बाईपास कर दिए। जैसा मान लीजिए आपका कोई सॉकेट में, सॉकेट मतलब जहां से हम लोग चार्जिंग करता हूं मोबाइल को घुसा के, नहीं तो जहां से हम लोग कोई पंखा चलाता हूं और टेबल फैन, तो सॉकेट का साथ साथ देखिएगा एक फ्यूज रहता है। तो फ्यूज जलने का बाद हम लोग क्या करता हूं, देखता हूं घर में खोज खाज के कहाँ तार है, तार लेके उसका एक धागा निकाल के उसको लाइट में देख के अब मेजर करता है 5 अंश में कटेगा कि नहीं, तो उसको लगा देता हूँ। देखो कितना पंडित है हम लोग, आंखों से देख के पता कर लेता हूँ कितना में कटेगा, तो उसको लगा देता हूँ। लेकिन दिमाग में है जो ठीक है हम नेक्स्ट जब मार्केट में निकलेंगे उस टाइम में इसका तार खरीद के इसमें लगा देंगे। लेकिन ये शॉर्ट टाइम गेन के लिए हम लोग क्या किए, उसको बाईपास किए, अपना तार लगा दिए, बस हो गया, नेक्स्ट डे भूल जाओगे और याद नहीं रहेगा। एक बार लग गया, चलने लगा इक्विपमेंट तो भूल गए। सिमिलर फैशन में कोई टीवी का फ्यूज चला गया, उसका ग्लास कट फ्यूज रहता है, ग्लास के अंदर में जो फ्यूज छोटा छोटा मिलता है वो रहता है, वो कट गया, आपका हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, खोल खाल के उसको देखा जल गया तो उसमें तार लगा दिया, बंद करके लगा दिया, मतलब बाद में आके उसको चेंज कर देंगे। लेकिन वो चेंज नहीं होगा, रह जाएगा। तो शॉर्ट टाइम गेन के लिए हम उसको बर्बादी कर दिए। नेक्स्ट टाइम यदि बिजली गिरेगा तो आपका टीवी का फ्यूज जाएगा नहीं, टीवी का जो सर्किट बोर्ड है वो गोल हो जाएगा, खत्म। तो एक छोटा सा बाईपास शॉर्ट टाइम गेन के लिए हम लोग क्या किए, वो सिस्टम को बर्बाद कर दिए, उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस हो गया। ठीक है, ये सब चीज नहीं करना है इलेक्ट्रिकल में, कभी नहीं। बंद रखिए, मार्केट से खरीद के लाइए सामान प्रॉपर, उसके बाद लगाइए, ऑन कीजिए। ये होना जरूरी है, ये रूल्स है और ये प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम गेन नहीं करना चाहिए। 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, इनडिफरेंट एटीट्यूड एंड नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ सेट रूल एंड प्रोसीडियर ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इनडिफरेंट एटीट्यूड, एटीट्यूड गड़बड़ है जो बंदा काम करता है, वो एटीट्यूड यदि गड़बड़ होगा तब भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। एग्जाम्पल दे देता हूं, देखिएगा इलेक्ट्रिकल में जो फील्ड में काम होता है, इन लोग बैठता है एक जगह जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल शिफ्ट ऑफिस, और काम होता है प्लांट का जो फील्ड है उसमें। तो फील्ड में जब काम करने जाएंगे हम लोग को पूरा टूल्स लेके जाना पड़ता है। तो टूल्स लेके तो गया, जो छोटा टूल्स उसका पास रहता है उसको लेके चले गए, वहां पर जाके देखा एक तो बड़ा वाला स्क्रू खोलना है, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर है उसका पास नहीं है, पतला वाला स्क्रू ड्राइवर है। तो पतला वाला जो स्क्रू ड्राइवर है उसको चेंज करके बड़ा लाने के लिए यू हैव टू गो टू शिफ्ट ऑफिस, वहां से मिलेगा, वहां से लेके आओगे। लेकिन वो चीज उसका एटीट्यूड में नहीं है, वो लगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वो छोटा से ही वो ट्राई करना चालू किया इधर उधर करके, और वो यदि स्लीप किया, आसपास लाइव लाइन रहता है उसमें टच करेगा, उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस हो जाता है। दूसरा है नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ सेट रूल। सेट रूल को यदि हम लोग सही सलामत नहीं रखेंगे, उसका एग्जांपल हम देंगे बाद में, तो यदि नहीं करोगे उसमें भी अनसेफ वर्क हो जाएगा, उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसको डिटेल्स में बाद में बताएंगे। एक रूल जो सबका काम में आएगा, लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। कभी कभी ऐसा कॉज आता है और ऐसा रीजन आता है जो अनसीन है, पहले कभी ना मेरा नॉलेज में है ना कभी देखा है, हिस्ट्री में नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो उस टाइम में क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका माइंड यदि वहां रहेगा, आप चौकन्ना रहेंगे तब जाके बच सकता है, अदरवाइज नहीं बच सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिकल में जब भी काम करना है आपको चौकन्ना रह के काम करना होगा, मेंटली पीसफुल रहना चाहिए। किसी से झगड़ा करके आ गए फटाफटी, उसका बाद आके काम करना चालू किए, नहीं, नो, उसको काम करने का नहीं है। अब बोल दीजिए मेरा भी दिमाग का स्थिति ठीक नहीं है, हम अभी काम नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं भेजा जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत जरूरी है। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है पोर वर्कमैनशिप। पोर वर्कमैनशिप होता है आदमी का काम करने का जो प्रिसाइसनेस। आप लोग 40 आदमी हैं, 40 बंदा का हम बोले ठीक है 2 तार दे दिए, 2 तार दे दिए, एक तार दे दिए, एक तार को बोले इसमें 2 टुकड़ा कर लीजिए, एक एक टुकड़ा का लेंथ होना चाहिए
50 सेंटीमीटर, और उसमें दोनों साइड में आप 5 सेंटीमीटर करके छील लीजिए और उसका बाद उसको जोड़िए एक साथ दो तार को, तो सब कोई कर पाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, सब मेजरमेंट करोगे, काटोगे, उसका बाद जोड़ोगे। उसका बाद किसी को देंगे जो इसको मार्किंग करो, 10 में कितना मार्क्स दोगे, देखोगे वो मार्किंग जिसको भी दे वो मार्किंग सबको 10 में 10 नहीं मिलने वाला है। किसी को 9 मिलेगा, किसी को 8, किसी को 7, किसी को 5। तो मार्किंग कैसे होता है, वो देखा जाता है फास्ट, जो उसका लेंथ जो हम 50 सेंटीमीटर बोले थे वो काटा कि नहीं, उसमें मार्किंग होगा। नेक्स्ट जितना छीलने के लिए बोले थे 5 सेंटीमीटर, वो छीला कि नहीं, उसमें होगा। उसका बाद कैसे जोड़ा, उसको ट्विस्ट कैसे किया, कोई ट्विस्ट ऐसा ही कर देगा, देखने में बहुत गंदा लग रहा है, उससे मार्किंग कटेगा। तो ये सब क्या होता है, वर्कमैनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, कोई अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन उसको इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस में इम्प्रूव होगा। लेकिन आपको पता है कोई एक बंदा है मेरा पास, मेरा टीम में, जिसका वर्कमैनशिप बहुत खराब है, तो उसको प्रिसाइज जॉब में हम लोग जानबूझ के नहीं भेजेंगे। यदि भेज देंगे वो प्रिसाइज जॉब में, तब एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर, पोर और लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस लगाना है हम लोग को पता है, लेकिन उस जगह में उसको हम लोग प्रोवाइड नहीं किया, तो अनसेफ वर्क हो जाएगा। तो उस टाइप का जॉब यदि है, आप देखें सेफ्टी डिवाइस नहीं है प्रॉपर और पोर सब स्टैंडर्ड, तो आपका काम है इमीडिएटली आपका जो सुपीरियर है उसको बोलना, जो देखिए भाई ये अनसेफ है, इसमें सेफ्टी डिवाइस नहीं है, आप ये सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइड कीजिए, इसको लगाएंगे, उसका बाद काम करेंगे। यदि ये नहीं कीजिएगा तब अनसेफ काम होगा, उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ेगा। लास्ट में जो आता है उससे भी बड़ा है, ये हमेशा होते रहता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, पुअर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ फीडबैक। ये बहुत वाइटल है जब हम लोग टीम में काम करेंगे। कोई भी जॉब देखिएगा अकेला नहीं होता है इलेक्ट्रिकल में, उसमें 2 बंदा कम से कम रहता ही है। कभी कभी बिग जॉब है तो उसमें एक गैंग रहता है, तो वो सब का भीतर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक जगह पावर कटना है तब जाके काम करेंगे, तो पावर कटने के लिए तो पूरा गैंग जाएगा नहीं, उसमें कोई एक बंदा ही जाएगा। तो बंदा को अच्छा से समझा बुझा के भेजना है, जब आप पावर काटोगे, काटने का बाद जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब दो हाथ को क्रॉस करके दिखाना कट गया। यदि ये कम्युनिकेशन आपका प्रॉपरली नहीं होगा तब एक्सीडेंट होने का चांसेस हो जाएगा। तो इसमें कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ फीडबैक। मान लीजिए वो दिखाया वो क्रॉस करके, लेकिन आपका विजिबिलिटी नहीं है, तो फीडबैक सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उस जगह में आपका चांसेस हो जाएगा एक्सीडेंट होने का। करना क्या चाहिए था, बेटर वे है, वॉकी टॉकी हम लोग का पास है, दोनों को वॉकी टॉकी दे देना है। पावर कटने का बाद वो बाकायदा भाड़वाली बोलेंगे, हैं पावर काट दिया, आप काम कर सकते हो, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो उसका बाद दूसरा बंदा क्या बोलेगे, ओके हाँ हम करता हूं, पावर ऑन नहीं करना है हम जब तक नहीं बोलेंगे, दैट इज फीडबैक। तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, अभी काम आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन यदि ये नहीं हुआ तब एक्सीडेंट पक्का होना ही होना है। इस टाइप ऑफ एक्सीडेंट मेरा एक साथी का साथी हुआ था, मैं एक साथ ज्वाइन किए थे, उसका 30% बर्निंग हो गया था इलेक्ट्रिकल फ्लैश पे, सेम कहानी। तो लाक बहुत अच्छा था, वो बच गए थे। तो ये सब है रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। तो इलेक्ट्रिकल में कभी भी आप लोग कोई भी काम करने जाओगे तो ये सब चीज ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिकल में स्पेशली, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो डिजिटल है। तो सेफ्टी फिलोसॉफी क्या होता है, मोस्ट एक्सीडेंट एंड इंजुरीज आर प्रिवेंटेबल। प्रिवेंट कब होगा, जब प्रॉपर जानकारी आपका पास मिलेगा तभी। नेक्स्ट क्या होता है, मोस्ट एक्सीडेंट्स आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फॉल्टी और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेफ प्रैक्टिस। ये क्या होता है, कोई बंदा को आप सेफ्टी का बारे में बोलोगे, शुरू में वो सुनेगा जैसा आप लोग सुन रहे हो,
हम काल भी यदि सेफ्टी के बारे में बोलेंगे फिर भी सुन लोगे, फिर परसों दिन जब बताएंगे तब आपका दिमाग में, आप तो हमको कुछ नहीं बोल सकते हो क्योंकि हम आप लोग से उम्र में बड़ा है और एज ए फैकल्टी हम बातचीत कर रहा हूं, तो मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाओगे लेकिन मन में हमको गाली दोगे, सर क्या है फैकल्टी डेली एक ही चीज भचर करते जाता है। तो ये है एक नेगेटिव एटीट्यूड, है सबका अंदर में है, मेरा अंदर में भी है, सबका अंदर में भी है, इसको धीरे धीरे दूर करना है क्योंकि ये एटीट्यूड रहेगा तो कभी भी हम लोग सेफली काम नहीं कर सकता हो। हम लोगों का एक प्रिंसिपल है जीरो फेटलिटी स्टील, जीरो एक्सीडेंट वाला स्टील हम लोग बनाता हूं। तो एक्सीडेंट जीरो स्टील मतलब क्या है, जहां से इसका ओर बनता है, ओर उठाने से शुरू करके स्टील बनवा के उसको भेजने तक कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं, उसमें यदि कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसको खराब माना जाता है और डेविएशन होता है स्टैंडर्ड से, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट फिलोसफी क्या है, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर आर इन द बेस्ट पोजीशन टू करेक्ट एंड मोल्ड एम्प्लॉय एटीट्यूड। जो हम लोग है, हम लोग जो पोजीशन में काम करेंगे फाइनली, आप लोगों का जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा, यू आर द बेस्ट एंड सुइटेबल पोजीशन जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट को रोक सकते हो। इनडिफरेंट एटीट्यूड आपका रहना चाहिए क्योंकि आपका अंडर में सब कोई काम करेगा और काम करने का पहले हम लोग का बहुत सारा सिस्टम है, जैसे टूल बॉक्स मीटिंग एक होता है। टूल बॉक्स मीटिंग मतलब काम करने का पहले सबका पीपीस ठीक है कि नहीं, टूल्स ठीक है कि नहीं, उसके बाद उसका एनवायरमेंट क्या है, काम करने का जगह का, उसमें क्या प्रिकॉशन लेना होगा, सब का बातचीत होता है। तो वो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर ही कर सकता है, वो कोई मैनेजर नहीं तो उसका सुपर मैनेजर वो सब नहीं कर सकता है। वो तो खाली रिपोर्ट लेंगे और तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन देके भेज देंगे, वो फ्रंट में नहीं रहता है। तो हम लोगों का जो एटीट्यूड होना चाहिए फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का, वो इनडिफरेंट होना चाहिए, दूसरा से अलग। फिर दोस्त लोगों का सब मिलोगे तो अलग एटीट्यूड दिखाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन काम करने का टाइम में एटीट्यूड उस ढंग का रहना चाहिए। नेक्स्ट है देयर इज द विल द पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर टू रिड्यूस एक्सीडेंट एंड इंजरी। हाँ, एक विल होना चाहिए, मतलब इच्छा शक्ति होना चाहिए आपको, आपका अंदर, सो दैट एक्सीडेंट को कम करे। वो इच्छा यदि नहीं होगा अंदर से, कोई बोल के किसी को समझा नहीं सकता है। अभी हम लोग जितना उम्र में हो गया और थोड़ा एजेड आदमी के तो और नहीं, तो बांग्ला में कहावत एक तो है, काचा है बाके बास पाकले करे टास टास। मतलब क्या है, कच्चा बांस को जैसा भी बेंड करोगे बेंड होगा, वो शेप दे देगा, लेकिन बांस यदि पक जाता है बम्बूस, तो वो उसको बेंड नहीं कर सकते हो, वो फट जाएगा लेकिन बेंड नहीं होने वाला है। तो वही चीज है, आप लोग जब जाओगे फील्ड में तो बच्चा लोगों से भी काम कराना है और बुढ़ा आदमी के साथ भी काम कराना है, उससे भी काम लेना है आपको। जब बुढ़ा आदमी से काम लेना है, आपका थोड़ा ताकत ज्यादा होना चाहिए, आपका विल पावर ज्यादा होना चाहिए उससे, तब जाके आप काम निकलेगा, अदरवाइज काम नहीं निकलेगा। तो लास्ट में क्या आता है, एक्सीडेंट्स विल कंटिन्यू टू ऑकर अंटिल ईच एम्प्लॉय फॉलोज सेफ प्रैक्टिस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज और हार्ड वर्क। तो फाइनली वही आता है, सब मिला के एक्सीडेंट तब तक होते रहेगा जब तक हम लोग नहीं सुधार जाए। हम लोग को पहले सुधारना है, तब जाके एक्सीडेंट नहीं होगा। फाइनल एक मंत्र आप लोगों को दे देता हूं जो लाल से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एनीबॉडी इसको पढ़ो, कोई भी एक बंदा इसको पढ़ो। No job is so important. No job is so important or so urgent that it cannot be done after taking all safety precautions. वेरी गुड, क्या समझ में आया? टाटा स्टील का अंदर में कोई भी जॉब इम्पोर्टेंट और इतना अर्जेंट, कोई भी जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली एंड ओनली सेफ्टी पहले आता है। सेफ्टी को ध्यान रखने का बाद दूसरा जॉब करने का है। आप डिनाई कर दो हम नहीं कर पाएंगे ये वाला जॉब, क्यों? अनसेफ है, आपको कोई चिट्ठी नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये इच्छा रहना चाहिए जो उस अनसेफ को हम सही करवाएंगे, नहीं तो करेंगे उसका बाद काम करेंगे। तो इसीलिए ये ध्यान में रखो, यदि अनसेफ एनवायरनमेंट में कोई बॉस भी आपको ठेल के भेज रहा है,
आपको डांट के भेज रहा है, आप उल्टा डांटिए उसको, बोलिए नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, ये कंपनी के रूल्स में है ही नहीं। हम तब तक काम नहीं करेंगे जब ये सेफ पोजीशन में नहीं आएगा, ये ध्यान में रख देने का। इन एनी फील्ड, खाली इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं है, कोई भी फील्ड में ही रूल्स फॉलो किया जाता है, याद रहेगा? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए इलेक्ट्रिकल में जो इफेक्ट आता है उसका बारे में बात करता हूं। डिजिटल जो बोले थे, ऊपर जाना है ना नीचे रहना है, तो फास्ट जो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड होता है इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक्यूशन बोलता है इसको, और चालू लैंग्वेज में बोलता है करंट मार दिया, बोलता है कि नहीं हम लोग? करंट मार दिया, यस सर। करंट लगा, झटका लगा, ये सब चालू लैंग्वेज है। लेकिन आज का बाद आप लोग कम से कम नहीं बोलोगे ये सब चीज, आप लोग क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक शॉक, नहीं तो इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक्यूशन कब होता है एक आदमी को, कब फील होता है इलेक्ट्रिक शॉक का? जब सर उसके बॉडी से करंट पास करे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट उसके बॉडी के थ्रू से पास करके ग्राउंड को टच कर लेता है। ओपन सर्किट होता है, उसको टच करने पर होता है। तो हम बोल देता हूं, सब कोई बोले, ऑलमोस्ट ठीक है। मेरा बॉडी जो है वो करंट पास करने के लिए नहीं है। यदि मेरा बॉडी का थ्रू करंट पास हुआ देन वी फील शॉक। तो बॉडी का थ्रू करंट पास करेगा तब हम लोग को शॉक मिलेगा, ठीक है? तो बॉडी का थ्रू करंट पास नहीं करना है, करंट पास करने के लिए वोल्टेज चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन मेनली हम लोग देखता हूं बॉडी का थ्रू करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होना चाहिए, बॉडी का कोई भी पार्ट्स का थ्रू। लेकिन ये चीज यदि हम लोग क्लास 10 में बोलते तो इट इज ओके। नाउ वी आर गोइंग टू बी टेक्निकल पीपल, तो हम लोग को और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसा हम लोग देखे थे क्लास 2 में बच्चा लोग जो चाटा मार रहा था, तो चाटा में पहला 2 इंसिडेंट था, लास्ट वाला एक्सीडेंट था, है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्यों एक्सीडेंट था? क्योंकि उसका जो सहन शक्ति है एनर्जी लेने का बाहर से, तो उसको पार कर गया था। सिमिलरली यहां पर भी वही होता है, बाहर से जब इलेक्ट्रिक करंट मेरा बॉडी का थ्रू पास करेगा तो मेरा बॉडी में भी कुछ सहन शक्ति है, कितना करंट को हम सह सकता हूं। उससे यदि ज्यादा जाए तब जाके हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसको याद रखना है, वो है 30 मिली एम्प्स। 30 मिली एम्प्स के ऊपर यदि करंट जाए तब हम लोगों का फेटालिटी हो सकता है। दिट इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट, 30 मिली एम्प्स। मिली मतलब समझते हो ना? सर 10 to the power -3। -3, हाँ। मिलीमीटर, Yes, मीटर मिलीमीटर मतलब 1 मीटर का 1000 गुना कम। सिमिलरली 1 एम्प से 1000 गुना कम नहीं, 1000 गुना कम का साथ फिर 30 से गुना कर देना, 30 मिली एम्प्स। तो ये डेंजर पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, इसको हम लोग स्टार मार्क देता हूं। अभी कोई एक बंदा का फील कब होगा, तो ये तो स्टार मार्क हो गया। फील कब होता है? जब 4 मिली एम्प्स पार होता है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है शॉक लगने का? 4 मिली एम्प्स। अब मरने का क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू है? 30 मिली एम्प्स। तो 4 मिली एम्प्स का नीचे यदि करंट पार करे मेरा बॉडी का थ्रू, वी डू नॉट फील एनी शॉक फॉर ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन। कोई पर्सन नॉर्मल और हेल्दी है तब, अनहेल्दी होगा तब इससे कम में भी हो जाएगा, ठीक है? तो 4 मिली एम्प्स के ऊपर करंट जाएगा तो देन वी फील शॉक। लेकिन ये शॉक जो होता है मीठा शॉक। ये शॉक लगने से कभी बोलेगा, कोई किसी को लगा, बोलेगा आह शॉक लगा, अरे खूब बहुत अच्छा लग रहा है, अभी काम करने का मन आ गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया। इस टाइप ऑफ शॉक कोई नहीं मरेगा, लेकिन झंझनाट होगा थोड़ा सा और फील गुड होगा। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते जी 10 मिली एम्प्स हो जाए, 10 मिली एम्प्स हो जाए तब क्या होगा? पेनफुल शॉक। जिसको लगेगा, अगला को पता चलेगा इसको शॉक लगा, जब लगेगा ना वो हाथ पकड़ के बैठेगा थोड़ा सा, शॉक लगा रे,
ऐसा करके बोलेगा, और थोड़ा सा बैठने का बाद पसीना वसीना नहीं निकलेगा, उसका बाद ठीक हो जाएगा। इसमें भी कोई नहीं मरेगा, इसमें भी कोई नहीं मरता है, इसमें कोई नहीं मरता है। नेक्स्ट होता है 20 मिलियम्स। इसमें क्या होता है, सांस बंद हो जाता है, किसी किसी का, सबका नहीं। सांस मतलब फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, लंग्स काम करना बंद करेगा। तो इसको क्या देना है, इसको आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन देना है, ठीक है। सीपीआर बोलता है इसको। क्या नाम है इसका? सीपीआर एक टेक्निक होता है। सीपीआर आपको सिखाया गया होगा, और फिजिकली नहीं सीखोगे तो सिखाया ना, तो सीपीआर देना पड़ेगा, और साथ साथ एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, तब जाके देखोगे 100% बचेगा। तो इसमें सीपीआर देने से बच जाता है, तो इसमें भी कोई मरता नहीं है, लेकिन सांस रुक जाता है कुछ देर के लिए। लेकिन 30 मिलियंस जब इसको हो जाता है, तब लंग्स भी इसका साथ इफेक्ट करता है, लंग्स, इसीलिए खतरा ज्यादा है। सांस भी नहीं रहेगा, और साथ में पल्स भी आपको नहीं मिलेगा कुछ देर के लिए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटलाइज करो, तो 90% लोग बच जाता है, लेकिन 10% का कोई ठिकाना नहीं है, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए इसको क्रूशियल बोला जाता है। दिस इज द मेन क्रूशियल पॉइंट है। इसके ऊपर जितना जाएगा उतना फेटलिटी रेट ज्यादा होते रहता है, ठीक है। तो इतना सीवियर है। तो शॉक कब मिलेगा? जब करंट फ्लो होगा मेरा बॉडी का थ्रू 4 मिलियम्स के ऊपर, देन वी फील शॉक, और इट विल बी सीवियर, और इट will result in fatality at 30 millions and above. Is it okay? यस सर। Yes, Okay. अभी शॉक जो है इलेक्ट्रिसिटी में, ये सबसे कमजोर वाला पार्ट है। इसमें किसको इफेक्ट करता है? कोई एक इंडिविजुअल नहीं तो 2 इंडिविजुअल को ये इफेक्ट करेगा, जिसका थ्रू करंट पास हो रहा है। इसका बाद जो सीवियर होता है उसको बोलता है आर्क, आर्किंग, फ्लैशिंग। आर्किंग में क्या होता है, गैंग ऑफ पीपल को होता है, जो गैंग वहां पर काम कर रहा है सबको इफेक्ट करेगा एक साथ। तो इसमें सीवियर वार्निंग होगा, साथ में शॉक भी मिलेगा। तो आर्किंग का थ्रू करंट भी फ्लो करता है, तो वो करंट आपको बॉडी का थ्रू जाएगा, तो शॉक भी किसी को मिलेगा, किसी किसी को बर्निंग होगा। तो बर्निंग से कोई बच नहीं सकता है। तो आर्किंग का सेंटर पॉइंट में टेम्परेचर रहता है 9000 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो हॉट गैसेस रहता है उसका टेम्परेचर रहता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोच लीजिए कैसे बचिएगा। इसीलिए एप्रॉन पहन के वहां पर काम करना है। इलेक्ट्रिकल फ्लैश सूट बोलता है, उसको पहन के काम करना है हमेशा। वो एलवी के लिए अलग और एचवी के लिए अलग रहता है। एचवी के लिए फिर हम लोग कूल कोट पहन के जाता हूँ काम करने के लिए, तो तब जाकर आप इलेक्ट्रिक ये आग से बचिएगा। तो इसमें गैंग ऑफ पीपल अफेक्टेड है। इसका भी ऊपर होता है ब्लास्टिंग। इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा इक्विपमेंट है जो ब्लास्ट करने लायक है, जैसे ट्रांसफार्मर, वो ब्लास्ट किया बुम, तो ब्लास्ट करने से क्या होगा, वो रूम उड़ जाएगा जो रूम में रखा हुआ। तो आदमी तो छोड़िए, वैसा आदमी दूर में भी है वो भी उड़ जाएगा, साथ में कैपिटल डैमेज होगा, प्रॉपर्टी डैमेज होगा। तो उससे भी सीवियर इसको माना जाता है। तो देखिए शॉक इतना कम सीवियर है, लेकिन उसका भी इफेक्ट क्या है, मौत। बाकी का तो मौत निश्चित है। तो इसीलिए इसका कुछ कुछ फोटो भी लगा के रखा है। देखिए शॉक लगने से क्या होता है, और ये इलेक्ट्रिक आर्क और फ्लैश, और ये क्या हो गया, आदमी उड़ गया है ना, ब्लास्ट। तो इलेक्ट्रिक शॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर इसमें डिपेंडेंट है। एक है एज ऑफ द पर्सन, एज बुरा हो जाने से शॉक जल्दी मिलता है, 4 मिलियम्स भी नहीं चाहिए, कम में हो जाएगा। नॉट वेयरिंग इंसुलेटिंग फुटवेयर, आपको जो जूता दिया गया है वो इंसुलेटेड रहता है फ्रॉम सेविंग फ्रॉम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज, तो वो पहन के जाना है। वेदर कंडीशन, ड्राई होगा तो शॉक कम होगा, जो वेट कंडीशन है, रेनी सीजन है, शॉक मरने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। फ्लोर ड्राई है ना वेट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेन वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सब अदर फैक्टर है, इलेक्ट्रिक शॉक का सीवियरिटी इसका ऊपर डिपेंड करता है।
हाउ शॉक ऑकर्स हो तो हम बात कर लिए। कोई भी एक पार्ट आपका लाइव लाइन में चला गया, दूसरा बॉडी का पार्ट आइदर दूसरा लाइन नहीं तो ग्राउंड हो गया, तब आपको शॉक मिलने का चांसेस है। ठीक है, शॉक का सीवियरिटी डिपेंड करेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। एक नंबर जो हम बात पहले किए 30 मिलियम्स 40 मिलियम्स उसके ऊपर। दूसरा है व्हिच पाथ, द करंट फ्लोइंग इन व्हिच पाथ, कौन सा पाथ से आपको करंट फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है, पिक्चर में क्या दिख रहा है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा हैंड से लेके लेग। है, हाँ ये करंट फ्लो हो रहा है राइट हैंड से लेकर के राइट लेग से। तो इसका जो सीवियरिटी है, यदि लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओगे या लेफ्ट पैर से आपको जाएगा तो उसका सीवियरिटी ज्यादा होता है, क्योंकि उस पोजीशन में आपका हार्ट आता है, हार्ट का थ्रू ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और सबसे सीवियर होता है हैंड टू हैंड, एक हैंड से इसको पकड़ा, दूसरा हाथ वॉल में लगा दिया, नहीं तो न्यूट्रल लाइन में लगा दिया, तो सीधा हैंड से यहाँ जाएगा दूसरा हैंड में। ये लेंथ भी कम है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, हार्ट बीच में है तो इसमें खतरा ज्यादा है। और उससे भी सीवियर होता है ईयर टू ईयर, एक ईयर से दूसरा ईयर का थ्रू, जो पागल बंदा लोगों को शॉक दिया जाता है, देता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक थेरापी, तो उसमें बहुत कंट्रोल में दिया जाता है, बहुत कम करंट। सर अगर इसमें सर हम लोग अपना इसमें हम लोग अपना लेग का कांटेक्ट हटा दे तो सर हम लोग को शॉक नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए देखोगे बहुत बंदा लोग बहादुरी करने के लिए, हाँ बहुत बंदा हीरोइज्म करने के लिए लाइव लाइन को टच कर देता है स्टूल का ऊपर उठ के। बहुत सारा देखोगे टेक्नीशियन जो अनपढ़ है उन लोग करता है दिखाने के लिए सबको, देखो हम ऑनलाइन में काम कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा कब, यदि आप अनबैलेंस हो गए, हाँ आपका दूसरा हाथ से आप सपोर्ट लोगे, बस हो गया खत्म। नहीं तो और एक होता है, घर में तो बच्चा रहता ही है और वो काम कर रहा है स्टूल के ऊपर उठ के, हाँ बच्चा तो आके बोला अंकल अंकल, बस अंकल का साथ साथ बच्चा भी जाएगा, समझे ना। ये सब कंडक्टिविटी हो जाएगा, हाँ, तो पाथ मिल जाएगा ना बच्चा का साथ, वो तो वन काइंड ऑफ वेयर है ना, मिल जाएगा। तो ये सब चीज देखना है। नेक्स्ट होता है ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, कितना देर तक आप करंट भेज रहे हो उसका बॉडी का थ्रू, ड्यूरेशन, ज्यादा ड्यूरेशन होगा तो ज्यादा खतरा है। ठीक है, तो तुरंत तुरंत उसको काट देना, किसी को शॉक लग रहा है तुरंत उसको वहां से हटा देने का, तब वो बचने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो अदर फैक्टर भी है, जैसा हेल्थ का कंडीशन कैसे हुआ, हर इंडिविजुअल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग जो बॉडी बना हुआ रहता है डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल से, किसी का अंदर में आयरन ज्यादा है तो उसको ज्यादा शॉक लगेगा, किसी का बॉडी में ज्यादा सैलाइन वाटर है उसको ज्यादा शॉक लगने का चांसेस होगा। तो ये सब चीज सीवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करवाता है। देख इसका बातचीत तो हो गया, फेटलिटी वगैरह का इसका हम दिखा दिए। भींगा हुआ कंडीशन में करंट 100 टाइम्स बढ़ जाता है, उसका यहाँ पर एक कैलकुलेशन है। ठीक है, ड्राई स्किन में कितना करंट फ्लो करेगा, 220 ये 110 वोल्ट पकड़ लेने से, 120 वोल्ट पकड़ लेने से 1.2 मिलियम्स, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी रेजिस्टेंस होता है नॉर्मल कंडीशन में ये 100 किलो ओम्स, तो इसमें 1.2 मिलियम्स जाएगा, इसमें शॉक नहीं लगने का है। कोई 110 वोल्ट, कोई एक हेल्दी बच्चा नहीं तो हेल्दी कोई आदमी यदि पकड़ ले तो उसको शॉक नहीं मारेगा। लेकिन यदि वेट हो जाएगा स्किन 100 टाइम्स कम हो जाता है रेजिस्टेंस बॉडी का, तो 100 टाइम्स करंट बढ़ जाएगा तो 120 मिलियम्स हो जाएगा, तो उसको तुरंत मरने का चांसेस होता है। इसीलिए कभी भी हम लोग काम करने जाता हूं तो सुखा के, बॉडी को सुखा के तब जाना है, पसीना हमसे लथपथ है तो उसमें काम नहीं करना है। कभी भी कोई काम करने के लिए फील्ड में स्विच को ऑफ करने का बाद एक टैग हम लोग लगाता हूं उसमें, जिसको बोलता है टैग लगाता हूं, और साथ साथ एक लॉकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता हूं, लॉक कर देता हूं, जिसका सिस्टम, जो सिस्टम को पुराना नाम, बहुत पुराना टाइम से ये चालू होता है, इसको बोलते हैं LOTO। फुल फॉर्म क्या है, लॉक आउट टैग आउट। ऑफ करके उसको लॉक कर देना है सो दैट कोई दूसरा बंदा उसको ऑन नहीं कर पाए,
और साथ साथ एक टैग भी लगाना है, कौन बंद किया, कब बंद किया, कौन कारण के लिए बंद किया, उसमें लिखा हुआ रहता है। तो इसका भी, इसको एलओटीओ, इसको हम लोग बड़ा पैमाने में हम लोग यूज करता हूँ हम लोगों का फील्ड में। तो उसका नाम हम लोग अलग दे दिया, पॉजिटिव आइसोलेशन। नाम सुने होंगे, पॉजिटिव आइसोलेशन नाम सुना है ना? यस सर, यस। तो पॉजिटिव Yes, sir. आइसोलेशन एलओटीओ का वास्ट एप्लीकेशन है विथ अदर सेफ्टी प्रिकॉशन। तो उसका भी मेन मकसद यही है, एलओटीओ, लॉकआउट एंड टैग आउट। और क्या करता हूं सेफ्टी के लिए, आदमी और एनिमल का सेफ्टी के लिए हम लोग कुछ सेफ्टी डिवाइसेस लगाता हूं। उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस लगाया जाता है, एक है ईएलसीबी और दूसरा आरसीसीबी। ये दोनों ही जो है एक ही कैटेगरी का चीज है, वो है जीएफसीआई। जीएफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये जो डिवाइस है जीएफसीआई, ये इसका थ्रू हम लोग लोड लगाता हूं। कोई बत्ती जल रहा है, इसका थ्रू बत्ती जलाएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, इसका थ्रू इंस्ट्रूमेंट जलाएंगे। तो इसका काम क्या है? ये देखेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट से ज्यादा यदि ग्राउंड का थ्रू फ्लो किया तो सर्किट को ऑफ कर देता है ऑटोमेटिक। इसको बोलता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये 2 तरह का होता है, एक एलसीबी, दूसरा आरसीसीबी। एलसीबी का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और आरसीसीबी का है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर ये दिखाया गया यहाँ पर। इसका सेटिंग कितना रहता है? 30 मिली एम्प का। सर आपको वॉइस नहीं आ रहा है। पद नहीं आ रहा है। यार कहाँ गए? सर ज्वाइन हो गए। भेज भी देंगे। तो 30 मिलियन में क्यों करता हूं हम लोग इसका
सर क्योंकि उस तो सर 30 उसके मिलियन ऊपर पावर उसके तक ऊपर क्या पहुंचने का चांस करंट नहीं हमारा बॉडी सहन नहीं कर सकता ना। हाँ, वहां से थ्रेशोल्ड फेटलिटी रहता है चालू सर। होता है, वही से फेटलिटी चालू हो जाता है। इसीलिए 30 मिलियंस में हम लोग सेट करता हूँ, और साथ साथ एक टाइम सेटिंग भी रहता है। वो टाइम तुम्हारा है 100 मिली सेकेंड। तो 30 मिलियंस जाने से ये ट्रिप नहीं करेगा। जो 30 मिलियंस 100 मिली सेकेंड तक जाए तब जाके ट्रिप कर जाएगा, और जो आदमी को शॉक लग रहा था वो बच जाएगा, 100% बचेगा। इसीलिए सेफ्टी डिवाइस हम लोग जहां पर शॉक लगने का चांसेस ज्यादा है उस जगह में हमेशा लगा के रखता हूं। ठीक है, जैसा कोई वेल्डिंग मशीन में काम कर रहा है तो उसमें मास्ट है, उसको यदि ये डिवाइस लगा हुआ नहीं है उसको हम लोग परमिशन नहीं देता हूं काम करने के लिए। दूसरा है कोई पोर्टेबल सॉकेट है, मतलब दूसरा जगह काम करना है, टेम्पोररी कनेक्शन चाहिए, सॉकेट वगैरह रहता है वहां पर, तो पोर्टेबल सॉकेट जो है उसमें ये डिवाइस रहना जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टेबल मशीन यूज होगा। जब पोर्टेबल मशीन यूज होने वाला है तो उसमें शॉक लगने का चांसेस ज्यादा है, तो वहां पर ये चीज लगाना जरूरी है। ये है इसका पीछे कारण वाई 30 एंड वाई 100 मिलियंस आदमी को बचाने के लिए जुगाड़ बनाता हूं। तो इसीलिए 30 मिलियंस में सेटेड हमेशा रहता है। और ये सेटिंग जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी बनाती है इसको, वो करके देती है, तो हम लोग का हाथ में नहीं रहता है। हम लोग चाहे इसको बढ़ा दे और घटा दे, ये नहीं संभव है। ये उन लोग ऑलरेडी अंदर में सेट करके आपको देता है, आप खाली इसको यूज कीजिए, इसको कनेक्शन कीजिए और यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आदमी सेफली काम कर पाएगा। कोई इंसिडेंट हुआ भी होगा तो ये बचा देगा आपको। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, आज के लिए इतना ही रखिए। हम ये जो कॉपी है, इस कॉपी को आप लोग को भेज देता हूँ पूरा ही।